बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एवरीडे साइंस का जो हमारा लेक्चर है वो न्यूट्रिशनल साइंसेस पे है। न्यूट्रिशनल साइंसेस में हम न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि हम लोग जो खुराक खाते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाइयत की चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, हमें कितनी मिकदार में चाहिए होती हैं, और अगर उनकी कमी वाक़या हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो न्यूट्रिशनल साइंसेस, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में एवरीडे साइंस के पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, या ज्योग्राफिकल जिसे हम बोल सकते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ी थी। आज तीसरे लेक्चर में हम न्यूट्रिशनल साइंसेस की बेसिक्स को कवर करेंगे, जो आम तौर पे एमसीक्यूज हमारे पेपर में रिपीट होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए न्यूट्रिशन क्या होती है। द स्टडी ऑफ हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड दैट यू ईट। हम लोग जो खुराक खाते हैं वो हमारी बॉडी में यूज किस तरह से होती है, वो न्यूट्रिशन कहलाती है। न्यूट्रिशन हम किस चीज के जरिए लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स के जरिए लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स 6 तरह के होते हैं: विटामिन, मिनरल, वाटर, इनको एक सेट में कर लें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इनको एक सेट में कर लें। 6 तरह के होते हैं: विटामिन, मिनरल, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। इनमें से जो ऊपर वाले 3 हैं, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये किसी किस्म की बॉडी को एनर्जी नहीं देते। ये जस्ट सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुराक वगैरह ना खाएं और सिर्फ विटामिन ज्यादा मिकदार में खाता रहें तो आपका पेट जो है वो भर जाएगा, ठीक है, या आपके जिस्म की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। विटामिन सिर्फ और सिर्फ जो हम खुराक खाते हैं, हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम देने में मदद करते हैं। ये जिस्म को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। सिमिलरली मिनरल भी हमारी जिस्म को किसी किस्म की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। वाटर भी हमारी जिस्म को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो जिस्म में हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं उनमें यह अहम किरदार अदा करता है। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सबसे ज्यादा आपके एमसीक्यूज आते हैं वो इन 2 पोर्शंस में से आते हैं। इनको हम डिटेल में देखेंगे। बाकी वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनको जस्ट हम सरसरी तौर पे एक निगाह डालेंगे। ये देखिए, न्यूट्रिएंट्स दैट हैव कैलोरीज, जिनमें कैलोरीज होती हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी यूनिट है एनर्जी का। हमारे जिस्म में जो एनर्जी लगती है उसका यूनिट कैलोरीज है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को 2000 किलो कैलोरीज की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को इतने किलो कैलोरीज की जरूरत होती है। तो ये जो हैं वो न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करते हैं, कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। जो प्रोटीन अगर 1 ग्राम कोई खाएगा तो उसको 4 कैलोरीज मिलेंगी। सिमिलरली कोई कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो भी उसको 4 कैलोरीज मिलेंगी। और जो शख्स फैट का 1 ग्राम खाएगा उसको 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी डेंस प्रोडक्ट है वो फैट है। जैसे बटर वगैरह हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, चीज होगी, इनमें फैट की मिकदार ज्यादा होती है। फैट के मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मिकदार में हम खा नहीं सकते कि सिर्फ एनर्जी पूरी करने के लिए जिस्म के आप सिर्फ फैट खा लें। हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक खास प्रोपोर्शन जो है वो लेना होता है डाइट में, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, मतवाजन गजा। देखने में तो ये लग रहा है कि जो फैट है उसका एक मॉलिक्यूल 9 कैलोरीज देता है, तो आप सिर्फ फैट खा खा के अपनी कैलोरीज पूरी कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमें सारी चीजें एक बैलेंस डाइट के तौर पे खानी होंगी, जिसमें प्रोटीन भी मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हो और फैट भी मौजूद हो। इनका ये याद रखिएगा कितने कितने कैलोरीज देता है, ये पेपर में आता होता है क्वेश्चन।
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो 4-4 कैलोरीज, और फैट जो है वो 9 कैलोरीज देते हैं। इसके बाद हम वन बाय वन देखते जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को आमतौर पे एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट को उर्दू में नशास्ता बोलते हैं। नशास्ता, ये जो हमारी फूड्स होती हैं, जस्ट लाइक चावल हो गए, ठीक है, ब्रेड वगैरह हो गई, बन वगैरह हो गए, या हमारी जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट की जो एनर्जी है वो आमतौर पे दो सूरतों में बॉडी में जाती है, एक स्टार्च और दूसरा शुगर्स, और शुगर्स में भी ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। आजकल माह रमजान चल रहा है, आप अफ्तारी के फौरन बाद खजूर लेते हैं, जो कि सुन्नत रसूल भी है। तो खजूर लेने का मकसद ये होता है कि खजूर में ग्लूकोज मौजूद होती है, एंड ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ग्लूकोज का डब्बा लेते हैं, उस पर भी ये लिखा होता है कि इसको कोई जरूरत नहीं होती तोड़ फोड़ करने की, डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट होने की। इसने आपके स्टोमक में जाने, वहीं से ब्लड में अब्जॉर्ब होकर जिस्म को ताकत दे देनी है, ठीक है। इसीलिए जो लोग रनिंग कर रहे होते हैं, रनिंग करने वाले लोग, उनको कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो ग्लूकोज लेते हैं। ये लास्ट ईयर पास पेपर का एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन थे। बॉडी बिल्डर लोग कौन सी चीज ज्यादा लेते हैं, और रनिंग करने वाले लोग क्या चीज लेते हैं। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो प्रोटीन लेते हैं ताकि उनका गोश्त बने, मसल्स बने, जबकि जो रनिंग करते हुए फौरी तौर पे आप लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन आप लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल का मिला हुआ सोल्यूशन। फौरी तौर पे आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो बहाल हो जाती है। आमतौर पे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो वो पानी सा आता है, एक ड्रिंक सी वो पीते हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फराम करता है, मिनरल उसको सिर्फ असिस्ट करता है कि जल्दी एनर्जी फराम कर दी जाए। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है बॉडी को, हमने पीछे भी देखा। और उसको हम अगर यूनिट की कन्वर्जन कर लें तो वह 17 किलो जोल बनता है। उसके बाद आ गया प्रोटीन। प्रोटीन जरूरी होती है हमारी ग्रोथ के लिए और सेल्स को रिपेयर करने के लिए, बॉडी के मसल्स बनाने के लिए। आमतौर पे जो बॉडी बिल्डर लोग हैं वो प्रोटीन शेक भी पीते हैं या प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं, और ये सारी चीजें तो नहीं करनी चाहिए। नेचुरली तौर पे जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, जस्ट लाइक गोश्त, कीमा वगैरह हो गया, ठीक है, वो लिया जाता है ताकि जो है मसल्स बने। प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, और इसका 1 ग्राम जो है वो 4 किलो कैलोरीज या 17 किलो जोल बॉडी को एनर्जी फराम करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि लास्ट पेपर में आ भी चुका है कि बॉडी बिल्डर क्या चीज लेते हैं अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए, तो वो प्रोटीन होती है। उसके बाद आ जाता है फैट। फैट से मुराद होता है ये जो चिकनाई वाली चीजें होती हैं, बटर हो गया, इसके अलावा घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी इसमें आ जाती है। फैट का एक फायदा ये भी है कि ये वाइटामिन को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। बॉडी में फैट होगा तो वाइटामिन अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं जिनको हम फैट सॉल्युबल वाइटामिन बोलते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं ऐसे एडेक। ये फैट में सॉल्युबल होने वाले वाइटामिन है, तो ये फैट में डिसॉल्व होकर स्टोर हो जाते हैं किडनी के अंदर वाइटामिन। इसके अलावा ये जो है बॉडी में जरूरत होती है इसकी डिफरेंट जो है फैटी एसिड्स बनाने के लिए। फैट बॉडी में किस सूरत में लगती है? फैटी एसिड्स।
प्रोटीन बॉडी में किस सूरत में लगती है? इनके स्मॉलर यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में किस सूरत में लगते हैं? शुगर्स या ग्लूकोज, मोर प्रिसाइजली ग्लूकोज भी कह सकते हैं आप। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो खुराक जो हमारी जिस्म को एनर्जी देती है, उसके 3 इंग्रेडिएंट हैं, एक प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट। और ये सारी चीजें हमारी बॉडी में किस सूरत में जज़ब होती हैं? कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज की शक्ल में, फैट फैटी एसिड की शक्ल में, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की शक्ल में। फैट हमारे जो है कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसका सिर्फ 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज देता है, जो कि अगर हम जूल में देख लें, एक यूनिट है KCl, किलो कैलोरी, और दूसरा यूनिट है KG, किलो जूल। तो अगर हम किलो कैलोरी में बात करते हैं तो ये 9 किलो कैलोरी देता है बॉडी को, और अगर हम जोल में बात करें तो ये 37 किलो जोल बॉडी को देता है। और ये एक हाई एनर्जी सोर्सेज होते हैं फैट के, बट इनकी मेटाबॉलिज्म भी उसी तरह डिफिकल्ट है बॉडी के अंदर। उसके बाद आ गया वाटर। पहले हमने वो 3 चीजें डिस्कस कर ली जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब हम वो 3 चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट फराम करती हैं, मेटाबॉलिज्म में किरदार अदा करती हैं, खुराक को हजम करने में, जिस्म के और जो प्रोसेस चल रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमने सिस्टम्स पढ़े थे बॉडी के, उनको हेल्प करने में जो चीजें रोल अदा करती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर है। वाटर की अहमियत हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हमें यूनिट देखने हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बॉडी 60% वाटर की बनी होती है। हमारी बॉडी में 60% पानी है, बाकी 40% में बाकी चीजें आ जाती हैं, बोन्स होगी, कोई हमारा जो हो गया ऊपर जो हमारे मसल्स हैं वो हो गई, बाकी चीजें हो गई। 60% हमारी बॉडी वाटर पे मुश्तमिल है। अगर हम देख लें ब्रेन 73% वाटर पे मुश्तमिल है, लंग्स हमारे फेफड़े 83%, और हमारा जो इवन ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी बॉडी में बह रहा है, वो 95% जो है 95% वाटर से मिलके बना हुआ है। तो वाटर की डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, और आपको आपने वाटर के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स याद कर लेने हैं कि ये कितने कितने परसेंट है डिफरेंट चीजों में। उसके बाद जिन 2 पोर्शंस में से पेपर सबसे ज्यादा आता है वो है विटामिन और मिनरल्स। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें पेपर के MCQs भी ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन को डिस्कवर किया था कैजिमिर फंक ने 1912 में। ये एक पॉलिश साइंटिस्ट था, पोलैंड का रहने वाला। इसका नाम था कैजिमिर फंक। 1912 से 1948 के दरमियान सारे विटामिन डिस्कवर हो गए थे, लेकिन सबसे पहले जो बुनियाद रखी कि पता चलना शुरू हुआ कि हमारी बॉडी को किसी चीज की जरूरत होती है और वो बड़ी कम मिकदार में हमें जरूरत होती है, मिलीग्राम्स में, वो विटामिन होती है। अब इस बात का पता कैसे चला कि इस तरह की कोई चीजें हमें जरूरी होती हैं? पुराने जमाने में विटामिन की कमी की वजह से डेथ भी हो जाती थी, लेकिन पता नहीं होता था, रीजन नहीं पता होती थी कि इस जो डेथ हुई है इसके पीछे असल में वजह क्या है। जैसे एक बीमारी थी स्कर्वी, इसमें क्या होता था, ये जो मसूड़े होते हैं मुंह में से खून आना शुरू हो जाता था।
और वो खून रुकता नहीं था। जिस्म पे कहीं पे अगर चोट लग गई है तो ब्लड निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं और अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती थी। होता क्या था, जो लोग शिप्स में जाते थे समुंदर में, फौजी लोग या ट्रेड करने के लिए, तो वो लोग जब रास्ते में होते थे तो उनमें से कुछ लोगों को जो शिप में मौजूद होते थे, ये बीमारी आना शुरू हो जाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। रीजन नहीं पता होती थी कि ये वजह क्या बन रही है बीमारी की। लेकिन जब कैजिमिर फंक ने डिस्कवरी की विटामिन की, तो ये चीज वाजिया होने लग गई कि ये बीमारी विटामिन सी की कमी की वजह से थी। विटामिन सी अब आप लोगों को पता है रेडीली अवेलेबल है, इसकी टैबलेट्स मिल जाती हैं। ये फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट में सबसे ज्यादा होता है। अब जो लोग शिप में जाते थे, वो लोग ताजा सब्जियां, ताजा फ्रूट खा नहीं सकते थे। वो या तो फ्रूट वेजिटेबल को पका के लेके जाते थे, फ्रीज करके लेके जाते थे। कोई भी ऐसी खुराक जो कुक हो जाए, जिसको पका लिया जाए, उसमें विटामिन सी मौजूद नहीं हो सकता। एक सब्जी है, उसमें विटामिन सी बहुत मिकदार में है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सब्जी जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है, कोई उसका नाम बता सकता है? टोमेटो, टमाटर में। लेकिन अगर टमाटर को कुक कर लिया जाए, हीट दे दी जाए, जैसे सब्जियों में डलता है पाकिस्तान में आमतौर पे जो भी खुराक बने, तो उसमें विटामिन सी खत्म हो जाएगा। या कोई ऐसा फ्रूट जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है, उसको प्रोसेसिंग कर ली गई, उसको जार में बंद कर लिया गया, ठीक है, महफूज कर लिया गया, तो भी उसमें विटामिन सी नहीं होगा। विटामिन सी सिर्फ अवेलेबल होगा ताजा सब्जियों में, ताजा फलों में। अब चूंकि यहाँ मौजूद नहीं होते थे शिप, बड़े बड़े दिनों के 50-50, 60-60 दिन, बल्कि सालों पे सफर पे निकलती थी, तो लोगों में इसकी कमी हो जाती थी। बाद में पता चलना शुरू हो गया ये तो विटामिन सी की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो फिर उसकी गोलियां बना ली गई, टैबलेट्स बना ली गई। अब रेडीली अवेलेबल फॉर्म में होता है, सीकोन टैबलेट जैसे हो गई, 2-3 रुपए की टैबलेट है, जस्ट वो विटामिन सी लेते हैं और कमी पूरी हो जाती है। दूसरा, विटामिन सी कभी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, आपको ये डेली बेसिस पे लेना होगा, खुराक के जरिए, चाहे आर्टिफिशियल सोर्स के जरिए, ये आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। तो इस तरह से विटामिन की डिस्कवरी होना शुरू हुई, और विटामिन जो है वो तादाद में, ये वही स्कर्वी के बारे में लिखा है, 2 तरह के होते हैं विटामिन। एक को बोलते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन, और एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। टोटल तादाद में देखें, 4 हैं फैट सॉल्युबल और 2 हैं वाटर सॉल्युबल। टोटल विटामिन की तादाद 6 है। इन 6 में से 4 जो हैं वो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ADE के, और ये बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं। मतलब लीवर के ऊपर जो फैट होती है, उसमें जाके ये स्टोर हो सकते हैं। ये अगर एक दफा खा लिए जाएं तो ये बॉडी में स्टोर रहेंगे, कुछ ऐसा आपको जरूरत नहीं है इनको खाने की। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये ऐसा विटामिन है जो आपको डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं, थ्रू योर फूड या थ्रू सिंथेटिक वे, किसी मेडिसिन के थ्रू, किसी सप्लीमेंट के थ्रू। अब हम इन्हीं विटामिन को जो है वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन को देख लेते हैं, ADE को। अब जो पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। एक, वो आपसे विटामिन की डेफिशिएंसी पूछ लेता है कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नजर नहीं आता। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, ये बच्चों की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी से मुराद बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है। विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता, जख्म हो गया तो खून निकलता रहेगा। आमतौर पे किसी को चोट लगे तो डॉक्टर भी हजरात फौरी तौर पे विटामिन के लगाते हैं, क्योंकि विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग करता है ब्लड की, उसको जमाता है। सिमिलरली इन विटामिन की भी डेफिशिएंसी मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ। एक इनकी डेफिशिएंसी, दूसरा इनका साइंटिफिक नेम।
ये जो विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, जस्ट लाइक विटामिन एक है उसको रेटिनोल बोला जाता है, विटामिन सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ये आखिर में मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगा, इस लेक्चर के आखिर में मौजूद है, जिसमें इनके साइंटिफिक नेम इकट्ठे करके लिखे हैं, वहां आप उसको याद करें और उनकी वजह से जो डिजीजेज होती हैं वो भी एक चार्ट की शक्ल में लिखी हुई है। आप उस पूरे चार्ट को याद कर लेंगे तो आपका विटामिन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी जनरल नाउ के लिए हम हर विटामिन को अलग अलग से डिस्कस करेंगे, मेन मेन पॉइंट देखेंगे वन वन स्लाइड इनकी। इसमें देखिएगा फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है। समटाइम वो MCQ में ये पूछ लेता है कि नीचे दिए गए विटामिन में से फैट सॉल्युबल कौन सा नहीं है या वाटर सॉल्युबल कौन सा है। अगर आपको याद होंगे, फार्मूला याद कर लें, एडेक, ये फैट सॉल्युबल है, बाकी दो विटामिन ही बच गए B और C, वो वाटर सॉल्युबल है। तो हम ADE को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। विटामिन A, इसका साइंटिफिक नेम रेटिनोल है, आपको ये याद करना है, आखिर में चार्ट में मौजूद होगा। डेफिनेटली इट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका फंक्शन क्या है, ये आई की हेल्थ के लिए अच्छा है, आंखों के लिए। और गाजर में विटामिन A अच्छा होता है, कैरेट में कहा जाता है कि कैरेट्स खानी चाहिए जिसकी नजर कमजोर हो। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार पेपर में रिपीट होने वाला पॉइंट। किन फूड में विटामिन A ज्यादा होता है? अ नंबर ऑफ फूड्स आर रिटन हियर। ये आप लोग अपनी जनरल एक सेंस के लिए, वरना जनरल एक अपनी नॉलेज के लिए इनको याद कर सकते हैं। ये स्लाइड में अवेलेबल होगा। सबसे अच्छा सोर्स कैरेट है। विटामिन D पे आ जाए। विटामिन D का जो साइंटिफिक नेम है वो है एर्गोकाल्सिफेरॉल या कोलिकाल्सिफेरॉल। मुश्किल से लफ्ज हैं, बट आपको ये याद करना होंगे, थ्रू क्रैमिंग करें या जैसे भी करें। डेफिनेटली एक फैट सॉल्युबल है। ये किस लिए जरूरी है? बोन की हेल्थ के लिए। विटामिन D रिलेटेड है बोन की हेल्थ से। इसके अलावा विटामिन D के साथ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये भी हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ए वाला पूछा जाता है ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसी तरह डी का पूछा जाता है डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों की बीमारी है, इसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा भी दो बीमारियां और हैं जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। एक को बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हड्डियों का नरम हो जाना। ये यंग लोगों में होता है, जो आजकल हमारी ये चल रही है, इसमें हड्डियां नरम हो सकती हैं। जो रिकेट्स है वो बच्चों में होती है। और जो एज्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग, उसमें बीमारी होती है, और खासकर खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का घुलना शुरू हो जाना। ठीक है, और ये ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं या जो खवातीन होती हैं फीमेल्स, उनको रिकमेंडेड होता है आफ्टर 40 ईयर हर जो है फीमेल उसे विटामिन D लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी के कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो यंग एज में उनके साथ स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से दर्जा बदर्जा उनके जिस्म में विटामिन D की कमी होती जाती है। तो इट इज रिकमेंडेड फॉर द ओल्ड एज पीपल एंड द वुमेन्स टू टेक विटामिन D आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, वरना ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो तीन बीमारियां हो गई विटामिन D की कमी की वजह से। बच्चों में रिकेट्स, यंग लोगों में सॉफ्टनिंग ऑफ बोन ऑस्टियोमलेशिया, और बूढ़े लोगों और खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस। गुड सोर्स क्या है? एक तो सूरज की रोशनी,
हमारे यहाँ तो सूरज की रोशनी अच्छी होती है और अच्छी खासी धूप पड़ती है 8 महीने 9 महीने। तो जो जिल्द के नीचे एक केमिकल होता है हमारे, जिसको बोलते हैं 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जब हमारी स्किन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर। एक सोर्स तो ये हो गया। दूसरा, फूड के जरिए भी लिया जा सकता है, एग्स में, फिश में, लीवर में, मशरूम्स में, इनमें भी विटामिन डी जो है वो अच्छी मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन आ जाए विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल और टोकोट्राइनोल, दो हैं इसके साइंटिफिक नेम। ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो है बॉडी में रोल क्या है? स्ट्रेस को कम करना, इन्फ्लेमेशन, कहीं सोजिश हो जाए उसको कम करना, और इसके अलावा फर्टिलिटी, अफजाइश करना, बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसमें इसका अच्छा किरदार होता है। आमतौर पे इसकी कमी कम होती है विटामिन ई की, और अगर इसकी कमी हो जाए तो जो बीमारी होती है वो होती है अनीमिया, खून की कमी। आमतौर पे छोटे बच्चों में ये ज्यादा होती है, या प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया का चांस जो है वो ज्यादा होता है। इसके सोर्सेज में, अच्छे सोर्सेज में इसके आलमंड्स, बादाम, गंदम, एग्स, नट्स, गंदम, आलमंड्स, बादाम, अक्सर जो बल्कि ऑयल होते हैं ये सर पे लगाने में उस पे लिखा होता है एनरिच्ड विद आलमंड्स एंड विटामिन ई, कि आलमंड डला हुआ है, इस वजह से इस ऑयल में विटामिन ई भी है। विटामिन ई जो है बालों के लिए भी अच्छा होता है। एग्स, नट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में विटामिन ई की मिकदार ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाए विटामिन के। हम फैट सॉल्युबल विटामिन को हमने एक दफा देख लिया, ए, डी, ई, के। ए को हमने पढ़ लिया, डी को हमने पढ़ लिया, ई को हमने पढ़ लिया, पीछे हमारा रह गया के। विटामिन के का वैसे अगर मैं आपको वन लाइनर इस स्लाइड में बताऊं, ब्लड क्लॉटिंग, जो एमसीक्यू पेपर में आता है। वैसे जनरल के लिए देख लेते हैं, केमिकल नेम है विटामिन के का फाइलोक्वानोन और मीनाक्यूआनोन। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग अगर होगी, खून निकलेगा तो वो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। इसके अच्छे सोर्सेज में शामिल हैं सब्जियां। आप देखिए, हाँ, कद्दू, पंपकिन कद्दू को बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि जितने भी विटामिन है वो सब्जियों और फ्रूट्स में ज्यादा है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि एक हम आजकल मतलब जो ऐसे जनरेशन चल रही है, हम बहुत कम पसंद करते हैं सब्जियों को, फ्रूट्स को। हमारा ज्यादा ध्यान होता है जंकी फूड्स पे, जैसे हो गया बर्गर, पिज्जा। ये हमारी बॉडी को भूख मिटा देती है क्योंकि फैट इनमें ज्यादा होती है। फैट जो है वो एनर्जी ज्यादा मिकदार में देती है। आपने देखा बाकी सारी चीजें 4-4 ग्राम देती हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फैट 9 ग्राम देती है। तो फास्ट फूड जो है, बर्गर, पिज्जा, शवारमा, ये फौरी तौर पे जिस्म में भूख का एहसास मिटा देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये एक बैलेंस डाइट नहीं होती, इसमें मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, तो आपकी बॉडी जो है वो डिजीजेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल का इजाफा होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी, मोटापा आना शुरू हो जाता है। मोटापा ना भी आए तो भी हार्ट डिजीजेज हो सकती हैं। ये लाजमी नहीं कि मोटापा आएगा तो हार्ट का मसला बनेगा। आप अगर बर्गर, पिज्जा और जंकी फूड्स खा रहे हैं तो आपको जो है वो हार्ट अटैक का इशू, खुदा ना खास्ता, और जो है जिस्म में कमजोरी का एहसास हो जाना, या डिफरेंट जो हमने पीछे देखी, नाइट ब्लाइंडनेस का मसला हो गया, इसके अलावा फर्टिलिटी का मसला हो गया, इसके अलावा आपका ब्लड क्लॉटिंग का मसला हो गया, हड्डियों की मजबूती का मसला हो गया, वो सारे
मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। यंग एज में ना आए, ओल्ड एज में ये जो असरात हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स देख लिए। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को देखते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन दो हैं सिर्फ, विटामिन बी और विटामिन सी। लेकिन विटामिन बी का आगे मसला ये है कि इसके आगे 8 विटामिन है, 8 सब कैटेगरीज हैं। विटामिन सी अकेला है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड हम बोलते हैं, लेकिन बाकी जो विटामिन बी है उसके अंदर 8 विटामिन आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और आपको इन बार 8 के नाम याद होने चाहिए। B1 को क्या कहते हैं मुश्किल है, लेकिन आपको ये याद करने हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीजेज होती हैं वो भी, उसके लिए ये चार्ट अवेलेबल है। पहले हम विटामिन सी को देख लेते हैं, छोटा सा विटामिन है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाटर सॉल्युबल है, इसके काफी सारे बॉडी में फंक्शन है। बाउंड हीलिंग, जख्म जल्दी बनाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफियत को सपोर्ट करता है। इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी। दूसरा पॉइंट जो विटामिन सी में इंपॉर्टेंट है, कुकिंग विटामिन सी को डिस्ट्रॉय कर देती है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, किस खुराक में सबसे ज्यादा विटामिन होता है? टोमेटो में। किस फ्रूट में सबसे ज्यादा विटामिन होता है? आमतौर पे हम सोचते हैं शायद ऑरेंज में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऑप्शंस में आता है तो आंसर उसका होता है गावा। अमरूद में सबसे ज्यादा विटामिन होता है फ्रूटों में। 1 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम का अगर एक दाना है अमरूद का, तो उसमें 200 mg विटामिन सी होगा। अगर हम इसी तरह एक ले लें ऑरेंज, उसी साइज का, तो ऑरेंज में 50 ग्राम होगा। मतलब आमतौर पे हमें पता है वाइट सिट्रस फ्रूट, खट्टी जो चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी होता है, लेकिन फलों में ये हमें याद करना होगा कि गावा में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, 200 mg। जबकि उसकी निस्बत जो ऑरेंज है उसमें उसका चौथा हिस्सा 50 mg सिर्फ विटामिन मौजूद है। और अगर हम सब्जियों में कह लें तो टमाटर में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था, वाकया पूरा बताया कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है, जिस्म पे वाउंड आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म सुन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे मामला विटामिन सी की कमी की वजह से। हाँ जी। उसके बाद विटामिन बी को हम बी कम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स। इसमें ये सारे विटामिन आ जाते हैं, ये जो तरतीब में लिखे हैं, B1 थायामीन, B2 रेबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पेरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड एंड B12 कोबालमिन, सियानो कोबालमिन, न्यूरोबियन के अंदर जो होता है आमतौर पे। विटामिन हमारे कंप्लीट हो गए। अब अभी तक मैंने जो कुछ आपको बताया चाहे तो भूल जाएं। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो याद करने वाला, वो ये है जो करक्स है पूरे लेक्चर का। विटामिन, उसका साइंटिफिक नेम और उसकी होने वाली बीमारी। जैसे हमने विटामिन ए देखा, साइंटिफिक नेम रेटिनोल, बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा हम अभी इनको छोड़ देते हैं, बी कम्प्लेक्स को। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड होने वाली बीमारी स्कर्वी। विटामिन डी, काल्सीफिरोल होने वाली बीमारी रिकेट्स। विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल, होने वाली बीमारी स्टिरिटी का प्रॉब्लम आता है।
और इसके अलावा अनीमिया का भी प्रॉब्लम आता है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन और हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का निकलना, ब्लीडिंग होना। फिर ये विटामिन बी कम्प्लेक्स की है भी नाम और बीमारियां हैं। B1 की वजह से बेरी बेरी, 2 की कमी की वजह से डर्माटाइटस, C की कमी की वजह से डायरिया, 5 की कमी की वजह से इंसोम्निया, नींद का ना आना, पेरिडॉक्सिन की वजह से किडनी के अंदर स्टोन बन जाना, एनीमिया, B7 की वजह से पैरालिसिस, फालज हो जाना या हेयर फॉल होना। बाल गिरना शुरू हो जाए तो बायोटिन की गोलियां भी रिकमेंड, ये न्यूट्री फैक्टर वालों की गोलियां हैं बायोटिन की, या आप कोई ऐसा शैम्पू लेते हैं जिसपे लिखा होता है बायोटिन, तो वो जो बायोटिन है वो बेसिकली B7 है। और वैसे जनरल आपको एक वैसे भी बताऊं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको पहले 3 मंथ में विटामिन B7 दिया जाता है। नहीं सॉरी, B11 फोलिक एसिड दिया जाता है। ये फोलिक एसिड, हमें ये लगता है कि ये शायद आयरन है फोलिक एसिड, ये आयरन नहीं है। पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड दिया जाता है। फोलिक एसिड B11 का नाम है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। फोलिक एसिड B9 को कहते हैं, 11 को नहीं कहते, ये यहाँ पे गलत है। B9 जो है उसको फोलिक एसिड बोला जाता है। फोलिक एसिड बेसिकली खून बनाता है और रैपिड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो करता है। मतलब ये कि जो बेबी होता है मौजूद, उसके जो ऑर्गन बनने होते हैं शुरू में तेजी में बनने होते हैं, डिफरेंशिएशन होनी होती है, ठीक है। तो फोलिक एसिड की जरूरत होती है। 3 महीनों के बाद फिर दिया जाता है आयरन। फिर आयरन दिया जाता है 3 से लेके 9वें महीने तक, ताकि खून की कमी ना हो। आयरन जो है वो खून के कमी नहीं होने देता। आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। आगे मैं ये आपको दिखाता भी हूँ एनीमिया आयरन की कमी की वजह से। ये हमारा जी कंप्लीट हो गया विटामिन, हमने सारे डिस्कस कर लिए, सिर्फ हमारा एक रह गया मिनरल। मिनरल डेफिशिएंसी आखिरी स्लाइड है बस हमारी। मिनरल्स होते क्या है? मिनरल ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी को जरूरत होती है। आमतौर पे ये सॉइल में, मट्टी में और फूड में मौजूद होते हैं। हम लोग फूड खाते हैं ह्यूमन, तो हमारी मिनरल डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। मट्टी में मौजूद होते हैं तो प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। प्लांट्स को भी, पौधों को भी जरूरत होती है मिनरल्स की। जैसे हम इंसानों को मिनरल्स की जरूरत है, पौधों को भी जरूरत है। तो मिनरल पाए कहाँ जाते हैं? आमतौर पे जमीन में या फूड में। अब इंपॉर्टेंट मिनरल में 4 से 5 आपको बता देता हूं जिनका पेपर में पूछा जाता है कि उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है। ये 5 मिनरल है जिनको मैक्रो मिनरल बोला जाता है, जिनको हमें ज्यादा मिकदार में जिनकी जरूरत होती है। उनमें आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। आमतौर पे फूड जो होती है हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। सब्जियां और जो फल हैं वो अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन और मिनरल्स के। जबकि जो हमारी गोश्त वगैरह होता है
कार्बोहाइड्रेट, गोश्त, उनमें ये चीजें कम मिकदार में मौजूद होती हैं। तो जो मिनरल ज्यादा मिकदार में हमें चाहिए होते हैं हमारे जिस्म को, उनको बोलते हैं मेजर मिनरल्स, और जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज, कैल्शियम, कैल्शियम की वजह से ब्रिटल बोन्स हो जाएंगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, ये बोन्स के लिए नेसेसरी है कैल्शियम। और कैल्शियम आमतौर पे कहां से हासिल होता है? दूध वगैरह से। दूध एक अच्छा सोर्स है मिल्क कैल्शियम का, उसमें से जो है डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद आ गया फास्फोरस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर के लिए। फास्फोरस की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? दांतों और बोन्स का खराब होना। पेपर में आता है डेंटल कैरीज, दांतों को कीड़ा लगना। किसकी कमी की वजह से होता है? फास्फोरस। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। लंबी साइंस क्या है? ब्लड कम हो जाता है। ब्लड में क्या चीज कम होती है? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में किस चीज की कमी होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पार्ट है आयरन। अब इसको उल्टा लेके चलें, अगर आयरन की कमी हो जाएगी ब्लड बॉडी में तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसीज की कमी हो जाएगी। आरबीसीज की कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली ब्लड की कमी हो जाएगी। तो आयरन की जरूरत होती है। ये भी सिमिलरली जो फीमेल्स होती हैं प्रेग्नेंट, उनमें जो सबसे ज्यादा मसला आता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो ब्लड की कमी का आता है। क्योंकि अंदर एक पूरा बेबी बन रहा होता है जिसको खून की जरूरत है। एक ही बॉडी ने दो जगहों को खून देना है, दो बॉडीज को खून देना है, तो उनमें ज्यादा मसला, इसीलिए फिर आयरन की गोलियां दी जाती हैं। पहले 3 मंथ में दी जाती हैं फोलिक एसिड की गोलियां, विटामिन B9 की गोलियां, और बाकी के 6 महीने में दी जाती हैं आयरन की गोलियां, ताकि ब्लड बनता रहे। उसके बाद आ जाता है आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर हो जाता है, गिल्लड़ की बीमारी, गला सूज जाता है। गले में होते हैं थायराइड ग्लैंड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था भी। वो थायराइड की ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। आयोडीन नहीं होगा तो वो ग्लैंड्स की जो है स्वेलिंग हो जाएगी। फिर आ जाता है कॉपर। कॉपर की कमी की वजह से भूख नहीं लगती, भूख की कमी। और जब भूख नहीं लगेगी, खाए पिएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी। रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब पूरी तरह से जिस्म का ना नशोनुमा पाना, साइज प्रॉपर ना होना, जिस्म का साइज छोटा रह जाना। खुराक नहीं खाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो बंदा कमजोर होता जाएगा। तो ये कुछ मिनरल हैं जिनके आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या होता है। एक दफा रिपीट कर देता हूँ। कैल्शियम की कमी की वजह से बोन का वीक होना, फास्फोरस की कमी की वजह से डेंटल कैरीज, आयरन की कमी की वजह से अनीमिया, आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर, गिल्लड़, और कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से भूख का न लगना। ये जी हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद 3-4 स्लाइडें आगे भी मौजूद हैं, उनमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूट्रिशन के बारे में लिखे हुए हैं जो आपके पेपर में रिपीट होते रहते हैं। इनको अक्सर पॉइंट वही हैं जो लेक्चर में डिस्कस हो गए हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो अजाफी होंगे जो आपके पेपर्स में से आते हैं बार बार, वो निकाले हुए हैं। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड होते हैं। प्रोटीन
हमारे जिस्म में अमाइनो एसिड की शक्ल में लगती है, फैट हमारे जिस्म में फैटी एसिड की शक्ल में लगती है। सिमिलरली विटामिन ए की कमी की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। स्किन फूड विटामिन सी को भी बोलते हैं, विटामिन सी को स्किन फूड बोला जाता है। इसको लेने से स्किन में एक तरोताजगी और चमक आती है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है और ये स्कर्वी होने से बचाती है। स्कर्वी एक बीमारी है जो मैंने आप लोगों को बताया था। विटामिन सी आयरन की यूटिलाइजेशन के लिए भी जरूरी है। बॉडी में आयरन को लगने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। वो खुराक जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है वो है टोमेटो, टमाटर। इस तरह ये वन लाइनर कुछ पॉइंट है। ये देखिए, ये स्लाइड है, फिर आगे स्लाइड है, फिर उससे अगली स्लाइड है, फिर स्लाइड है। ये कुछ 6-7 स्लाइडें हैं जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जिनको आप जस्ट पढ़ लेंगे। तो ये जी हमारा लेक्चर हो गया इसके बारे में। और कल आप लोगों का टेस्ट है, मॉडल पेपर नंबर 18 से लेके 23 तक का। मुझे वो आप लोग टेस्ट दे दें और हमें एवरीडे साइंस को जल्दी जल्दी खत्म करना है क्योंकि एएसएफ का पेपर आ गया है, एडीएएसएफ का 30 अप्रैल को। इसके अलावा 30 अप्रैल को ही आप में से कुछ लोग जो हैं, आल दो आप लोग जो मेरे साथ अटैच हैं, ये बैच हमारा एफआईए का चल रहा है, लेकिन जनरल नॉलेज इज सेम। जो एफआईए की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इससे पहले एडीएएसएफ में भी अप्लाई किया होगा और फूड डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया होगा। टेस्ट तो हर चीज का सेम ही होता है। तो अक्सर सब्जेक्ट हमने 2 महीने जिनके कंप्लीट होने वाले हैं हमने पढ़ भी लिए हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करना चाहिए स्पेशली फॉर द एडीएएसएफ, वो है करंट अफेयर्स। और इसके अलावा एएसएफ का एक्ट। तो हमने कोशिश करनी है कि ईद के फौरन बाद, ईद की 2-3 छुट्टियां होंगी आपको, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 छुट्टियां होंगी। गवर्नमेंट ने वैसे 5 दी हैं लेकिन आपको 3 होंगी अकेडमी से, जुम्मा हफ्ता इतवार। सोमवार से हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम अपने 5-6 दिन के अंदर करंट अफेयर और एएसएफ एक्ट को कंप्लीट कर लें, ताकि आपका पेपर में 20 नंबर के करंट अफेयर आने हैं और 20 नंबर का एएसएफ का एक्ट आना है, 40 नंबर। तो इंशाल्लाह ये हम ईद से नेक्स्ट वीक में इसको कवर करेंगे। बाकी जिन लोगों का टेस्ट है फूड का या एडीएसएफ का, जिस जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, थोड़ी सी अपनी अब तैयारी की स्पीड को बढ़ा लें। पीछे 2 रोजे रह गए, एक ईद का दिन निकाल लें, 2-3 दिन चले कम पढ़ लें, घंटा 2 घंटे पढ़ लें, लेकिन उसके बाद अपनी जो स्टडी की रफ्तार है ना, कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ना है आपने, फिर ही जाके आप 80+ नंबर ले सकते हैं। पीपीएससी में आपको नंबर चाहिए होंगे 60 to 65। एफपीएससी में आपको, चाहे वो आपका एफआईए हो, चाहे वो आपका एसएफ एएसएफ हो, आपको एट लीस्ट भी जो है ना 80 to 85 नंबर चाहिए होते हैं। अदरवाइज आपको अगले स्टेप पे अगली कॉल नहीं आती। ये पक्की ठक्की बात है, ये सिर्फ छोड़ने वाली बात नहीं है। जो फेडरल की जॉब्स हैं उनमें आपको 80+ मार्क्स लेने होते हैं, तो वो उसी सूरत में आएंगे जब आप चीजों को पढ़ेंगे। आपने चीजें खासकर करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे, 20 नंबर तो यहाँ से आपके गए ना, करंट अफेयर होते भी थोड़े से मुश्किल है। तो चीजों को थोड़ा सा ना सीरियस होके अब पढ़ लें, वरना फिर पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दें और मामला कर लें जिंदगी के। वो तो डेफिनेटली हमने पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़ने हैं, उसके बाद इस्लामियात भी पढ़नी है, और भी जो जो सब्जेक्ट हैं जो आपके रहते हैं वो हमने पढ़ने हैं। मैं बात कर रहा हूँ ईद के बाद वाले हफ्ते की, उसमें हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं।
और उसके बाद जब ये 30 अप्रैल को आपका टेस्ट हो जाएगा, मई के महीने से हम लोग फिर बाकी के सब्जेक्ट्स को साथ साथ पढ़ते रहेंगे जब तक आपका FIA का पेपर नहीं आता। उम्मीद है, अब वैसे कोई रूल फिक्स नहीं होता FPSC की तरफ से कि पेपर कब होना है, अचानक वो बता देते हैं। आपका पेपर 6 महीने बाद भी हो सकता है, 8 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन हम पिछले पैटर्न को देख के जो गैस लगाते हैं कि पहले कितने अरसे बाद पेपर लेता है, तो FPSC ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने बाद पेपर लेता है। तो आपका वो 4 से 5 महीना FIA का जून में जाके खत्म होता है, जून जुलाई में, जून में, मिड ऑफ जून। तो एक्सपेक्टेड रखें जिन लोगों ने FIA पे अप्लाई किया है, आपका पेपर मिड ऑफ जून में होगा। तो तब तक आपके जो सब्जेक्ट रह गए उनकी अच्छे से तैयारी कर लें आप लोग। और कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, कोई ज़हन में क्वेश्चन, कोई परेशानी, तो वो पूछ लें आप मेरे से। टेस्ट के हवाले से कोई मसला मसाइल। ASF के पास पेपर सेंड कर दूं? चले मैं सेंड कर देता हूँ। ASF के पास पेपर ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा और कुछ? चले ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।